नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टार बैच 2.0 की ये थर्ड क्लास होने वाली है और थर्ड क्लास में पहले दोनों क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को होमवर्क के फॉर्म में दिया था और आई होप आपने कर भी लिए होंगे। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे थे सही आंसर के साथ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं कॉन्सेप्ट का, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो, जितने लोगों ने 16 करा था, क्वेश्चन नंबर 16 करा था, उनका आंसर कितना है एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे। और अब हम इस क्वेश्चन को कर भी लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने संशोधन भी किया था कि 3 ये जो 361,284 लिखा हुआ है, ये 361,284 है। इसको 5 से डिवाइड किया जाता है और जहाँ पे 4 लिखा हुआ है वो 4 पावर 96, यानी 4 पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6। दिस वन इज योर एक्चुअल क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। वो 2x माइनस वाई कर लेना है, यहाँ पे 2x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऑप्शन नहीं दिया था इस वजह से, क्योंकि आप 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करते, ठीक है, और ऑप्शन मेरे पास 2x माइनस वाई का था। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। 15 हो गया था, 16वें को करते हैं। हमारा डिवाइड करना था 3 पावर 61284 को 5 से। इसका जो रिमाइंडर आता वो x होता और 4 पावर 96 को डिवाइड करना था 6 से। इसका रिमाइंडर जो आता वो y होता। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2x माइनस वाई की। 2x प्लस वाई भी आप निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या काम करना होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे 5 में 3 का डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। और आप कोशिश किया करो निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के लिए, तो 5 से 3 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर का अगर कॉन्सेप्ट बोलें तो ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और निगेटिव रिमाइंडर में 5 गायब हो जाएगा, यानी -2 रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी होती है रिमाइंडर हमेशा 1 माइनस में 1 आए। 1 एक बात तो 5 से 3 की कौन सी पावर को डिवाइड करें कि रिमाइंडर 1 या -1 है। आप कहेंगे 3 का पावर 2, 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 से 9 एक कम है, यानी कि -1 हो जाएगा रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमें पहले इसको 9 के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो 3 के पावर 61,284 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर आधा कर दो 30642। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से। 5 से 9 में डिवाइड करोगे माइनस का रिमाइंडर आएगा, यानी -1। और माइनस के पावर अगर इवन हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि ये +1, यानी x की वैल्यू, जो रिमाइंडर x दिया गया था उसकी वैल्यू 1 हो गई। इस केस में देखो 4 के पावर 96 है, उसको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम 4 के पावर में देखो 4 को डिवाइड करें, हमेशा ध्यान रखना कि 4 की कोई भी पावर हो, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, ये लिखो कॉन्सेप्ट स्टार बैच 2.0, ऐसे हैश लगा के लिख लो कि 4 की कोई पावर हो, बी इट एनी। अगर मैं बी इट एनी कह रहा हूँ तो बी इट एनी, 4 की कोई पावर हो, 4 पावर XYZ कुछ भी हो, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 मिलता है, ध्यान रखना। ये आप याद कर लो, जो मन करे करो। जैसे 4 के पावर 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 में 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 पावर 2, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4। 4 के पावर 3, 4 चौको 16, चौको 64, 64 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4। 256, 4 के पावर 4 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 छक्के 24, 16 बचेगा, 6 दूनी 12, 4 फिर बचे 1024, 6 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्के 96, 6 धाम में 60, यानी 4 रिमाइंडर। यानी 4 के पावर कुछ भी हो, बी इट एनी, 4 का कोई भी पावर हो, व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाई 6 इट विल लीव, या व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 6 इट लीव्स रिमाइंडर एज 4। 4 का कोई भी पावर हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर y की वैल्यू कितनी हो गई 4। यानी यू हैव टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। आपको क्या निकालना था 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई निकालना था। कितना आएगा आंसर, 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1
-4, यानी कि 2x माइनस वाई की वैल्यू हो गई -2, -2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी। और अगर 2x प्लस वाई पूछा गया था तो 2 दूनी कम 2 और 4, आंसर कितना होना चाहिए था 6। तो जिन्होंने 6 कमेंट किया था उनका आंसर सही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट लिख लिया कि बी इट एनी या बी इट एनी यानी 4 टू द पावर x और x बी एनी। देखो 4 पावर x को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, व्हेन 4 पावर x इज डिवाइडेड बाय 6 इट विल लीव रिमाइंडर एज 4। x बी एनी, x कुछ भी हो जाए हमेशा रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 4। दैट्स इट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये भी आपका होमवर्क का ही प्रश्न है। क्या कहा गया, कहा गया x व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हाट व्हेन 517 x3 to 4। आपको कहा गया कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517 x3 to 4 इज डिवाइडेड बाई 12। आपसे कहा गया कि x का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 517 3 to 4 12 से विभाज्य। बताओ 12 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई साहब। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है। 12 से विभाज्यता का नियम है कि अगर 12 से कटेगा तो वो 3 से भी कटेगा और वो 4 से भी कटेगा। ठीक है, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो हमने कहा ये संख्या जो है वो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो 4 से तो अपने आप कट रही है। अब देखो 4 से कटने का नियम क्या है। 4 से कटने का नियम है लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या यानी 24 मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। इफ दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मीन्स द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। यानी कि अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो इसके लास्ट 2 अंकों से यानी इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यानी 24 जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि है। अब हमें 3 से चेक कर लें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो 517 x3 to 4 जो नंबर है इसको डिविजिबल किससे होना है 3 से। 3 से कटने के 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 5 7 12 यानी x + 1 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। और हमें चाहिए x का न्यूनतम मान। तो अगर x का न्यूनतम मान चाहिए तो x + 1 का सबसे छोटा मान जो 3 से कट रहा हो, x + 1 की न्यूनतम लीस्ट वैल्यू जो 3 से डिविजिबल हो तो 3 हो जाएगी। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसके लिए 517 x3 to 4 इज डिविजिबल बाई 12। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया। क्या है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल सेज कि अगर 12 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होएगा। दोनों से डिविजिबल हो गया, बस बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 2। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी कि आज का हमारा नया क्वेश्चन शुरू होता है फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 19। देखो नंबर सिस्टम में बहुत जल्दी भी खत्म कर सकता था। आई प्लान कि आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम इन 2-3 days। ठीक है, बट इट इज़ सच अ लेंदी कॉन्सेप्ट, सच अ लेंदी चैप्टर कि इसको अगर 1-2 दिन में ख़त्म कर दें तो कुछ कॉन्सेप्ट छूट ही जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा लेने हो। नंबर सिस्टम में बच्चे प्रॉब्लम में भी होते हैं, सीडीएस भी दे रहे हैं लोग, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो उस लेवल तक का हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हो। 7 डिजिट नंबर है, यानी कि यू हैव अ 7 डिजिट नंबर दैट मतलब दैट सेज या दैट टेल्स कि नंबर क्या है 5 6b 7c इज डिविजिबल बाई 33। द थिंग ओनली गिवन इज कि ये 33 से डिविजिबल है और ए बी सी प्राइम है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 2a + 3b + c की बतानी है। सिंपल सी बात है। चलो प्रश्न को बजाना शुरू करो। बजाना इन द सेंस सॉल्व करना। आपको दिया गया 7 अंकों की संख्या 5 2a 6 b 7 7 b 7 c इज डिविजिबल बाई 33। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 33? यू डोंट नो, क्योंकि 33 के लिए आपको पता है कि अगर 33 से डिविजिबल है तो दिस विल बी डिविजिबल बाई 3 एंड 11 बोथ। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स पहले संख्या को लिख लो। संख्या इज नंबर इज 5 2a 6b 7c। ये अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या कहेंगे 3 से डिविजिबल यानी 6 कट जाएगा, 5 7 12 कट जाएगा, यानी 2 + a + b + c 2 + a + b + c। ये किससे कटना पड़ेगा 3 से। 3 से कटने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है, ठीक है, एक 6 हो सकती है, एक 9 हो सकती है, एक 12 हो सकती है, एक 15 हो सकती है, 18 हो सकती है। कहाँ तक जाएगी 21 हो सकती है, 24 हो सकती है, 27 हो सकती है। उसके बाद 30 नहीं हो सकती, क्योंकि 30 अगर हम करेंगे तो a + b + c की वैल्यू 28 और चूंकि a b c तीनों 9 से छोटी संख्या है तो यानी कि 27 तक ये वैल्यू होल्ड कर सकता है। यानी हमारा यहाँ से हम कह सकते हैं a + b + c की अगर 2 + a b + c इतना है तो
a प्लस बी प्लस सी 1 हो सकता है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी 4 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी 7 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी 10 हो सकता है, 13 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 22 हो सकता है एंड इट कैन बी 25, ठीक है। दूसरा केस कहा गया कि a मतलब ये संख्या जो है ये 11 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो हमारे a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यूज आ गई। बट व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई क्या 11, तो अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे तो एक तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 5, ठीक है। और इसमें से जो बची संख्या है उनका सम ले लो, तो हमारा कौन कौन सा बचा 2, 6, 8 और 7, 15। हमने अल्टरनेट डिजिट का सम लिया और उसका डिफरेंस ले लिया। अल्टरनेट डिजिट के सम जो है उसका डिफरेंस ले लिया। अगर इसको 11 से डिविजिबल बनाना है तो ये जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 के टेबल का होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, यानी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी माइनस 10 बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू 10 पॉसिबल है। एक a प्लस बी प्लस सी की a प्लस बी प्लस सी माइनस 10 इज इक्वल टू 11, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 भी पॉसिबल है। और अगर a प्लस बी प्लस सी माइनस 10 बराबर 22, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 32, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 10 और 21। 10 और 21 होनी चाहिए। यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी 10, 13, 16, 19, 22, 25। कौन सा कॉमन आया 10। क्या कॉमन आया 10। a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे भी 10 वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे भी, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 हो गई। अब बताओ a बी सी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी अधिकतम निकालनी, यानी कि 2a प्लस 3b प्लस सी की अधिकतम वैल्यू के लिए आपको b को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर तीन संख्याओं का योग 10 है, तीन संख्याओं का योग, कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर a b c तीनों का योग 10 है और हमें 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा गुणांक 3b, तो यानी b का सबसे बड़ा गुणांक, तो हमें b की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं प्राइम नंबर, b की वैल्यू 7 ले सकते हैं। अब लेकिन अगर 7 ले लोगे मेरे भाई, तो b को हमने 7 ले लिया, तो a प्लस सी 3। अब a प्लस सी 3 हो गया, तो कोई दो प्राइम नंबर का योग 3 नहीं हो सकता, क्योंकि एक को तो 2 ले लेंगे तो दूसरा 1 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर है नहीं, यानी हम 7 नहीं ले सकते। यानी कि b को हम 5 ले लें तो बाकी दोनों का योग कितना है। अगर b 5 ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, b बराबर 5, तो a और c का योग 5 हमें करना है, यानी a को 2 ले लिया और c को 3 ले लिया। या a को 2 और c को 3 ले सकते हैं, लेकिन हमें a का गुणांक 2 दिया गया है जो कि c के गुणांक से बड़ा है, तो a की वैल्यू बड़ी वाली लेंगे, यानी a की वैल्यू 3 ले लेते हैं और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2। समझ आया। हमने कहा a प्लस बी प्लस सी की एक वैल्यू पॉसिबल है, क्या 10। इतना क्लियर हुआ। a प्लस बी प्लस सी की अगर 10 वैल्यू पॉसिबल है, हमें निकालना था 2a प्लस 3b प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए जिसका गुणांक सबसे बड़ा उसकी वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो वो उतना गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी b की सबसे बड़ी वैल्यू हमने 7 ट्राई करी तो 7 पॉसिबल नहीं थी। क्यों, मैंने रीजन बता दी। b बराबर 5 रखा। उसके बाद जो a और c है उनमें गुणांक किसका बड़ा है, a का, तो a की वैल्यू बड़ी वाली ली 3 और c की वैल्यू 2 ले ली। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। इस वजह से इतना डिटेल में गया ये प्रश्न, इस वजह से उठाया क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया तो बड़ा सुंदर सा प्रश्न था। तो ये कितना हो गया 3b यानी कि 15, 2a यानी कि 6 प्लस c की वैल्यू 2। आंसर कितना हो गया 23। आंसर कितना हो गया 23। 15 6 21 2 23। समझ आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका सीजीएल का ही है, थर्ड शिफ्ट का ही है। अच्छा प्रश्न है और अच्छे से करेंगे। आपको वैल्यू निकालनी, इसका हिंदी में इस वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखना नहीं था। कहा कौन सा करेक्ट है, अगर दोनों करेक्ट है दोनों बताना है, अदरवाइज एक ही बताना। देखो पहला एक्सप्रेशन दिया गया। देखो एसएससी कितनी चालू हो रही है, आपसे 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछ ले रही है। ये अलग पूछ सकती थी, ये अलग पूछ सकती थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेकिन एसएससी ने कहा 2 प्रश्न एक में मर्ज करेंगे। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नीदर वन, बोथ, ओनली 2, ओनली 1। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, 98 माइनस 97, 96 माइनस 95 डॉट 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 22 माइनस 20। अगर आप देखें तो 2 का पेयर बनाओ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 ऐसे आपका चलता चला जाएगा। बोलो क्लियर है। यहाँ पे 94 भी आएगा। ठीक है, 94 का स्क्वायर माइनस, आप देखो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर यानी 100 माइनस 99, 100 प्लस 99 यानी कि इसकी वैल्यू 199 इंटू 1 यानी कि 199 होगी। पहला स्टेटमेंट कर रहे हैं। दूसरे पे आओगे 98 माइनस 7 1, 98 प्लस 7 195, 96 प्लस 95 191 और 96 माइनस 95 1 यानी कि 191 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे 22 माइनस 21 1 और 22 प्लस 21 43।
यानी आपका 43 से स्टार्ट हो रहा है 199 तक जा रहा है, 43 से स्टार्ट हो रहा है 199 तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे? आप कहेंगे देखो सबका कॉमन डिफरेंस देखो 4 का कॉमन डिफरेंस है, तो समांतर श्रेणी, यहाँ पे समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है, यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का योग ले हमेशा कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म बोले या nth टर्म बोले तो l। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यू कैन एक्सपेंड इट एज l इज इक्वल टू a वेयर a इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इफ n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर आपको अंतिम पद निकालना है l तो उसको लिख सकते हैं l बराबर प्रथम पद a प्लस n माइनस 1 n पदों की संख्या माइनस 1 इंटू डी, टी मतलब कॉमन डिफरेंस, सर्व अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा l कितना है भैया? l कितना है? 199। a कितना है? 43। इसको इधर भेज दो, 199 माइनस 43 156 डिवाइडेड बाई डी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी l माइनस से बाई डी प्लस 1, है ना? तो फटाफट निकाल लो। यही कहते हैं कि नंबर ऑफ पद निकालना, तो 199 में से 43 घटा लो, 156 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? बताओ भैया 39, और एक जुड़ जाएगा 40, यानी पदों की संख्या हो गई 40। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो सम ऑफ टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज ऑलवेज, अगर आपको पहला पद और लास्ट पद पता है सिंपल सा हो जाता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, यानी कि एवरेज इंटू पदों की संख्या। ये तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू पदों की संख्या, यानी कि n। बस 199 43 कितना हो जाएगा? 242, 242 बटे 2 121 गुणे पदों की संख्या 40, कितना हो जाएगा? 0 4 8 4, यानी पदों की संख्या हमने निकाली 40 और पदों का योग यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 4840। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया समांतर। ये लिख लेना, ऐसा नहीं कि अंधों की तरह बस देखते चले गए, सॉरी अंधों को नहीं, मतलब टारगेट नहीं कर रहा। आप लोग कई बार बड़ा सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है सेंटिमेंट्स। एल बराबर मतलब ऐसा करना कि गूंगे बहरे ना बने रहो, लिखते रहो, ठीक है। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है फॉर एरिथमेटिकल यानी समांतर श्रेणी। और सम ऑफ टर्म्स होता है, देखो एल प्लस ए बाई 2 इंटू एन, या हम एल की वैल्यू अगर रख देते तो इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता था एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म्स फॉर एन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, सिंपल सी बात है। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। अब तुक्का मारना था, मार सकते थे, अदरवाइज देखो k माइनस 1 बाई के, के प्लस 1 बाई के कितना हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर, तो के पावर 4 माइनस 1 अपॉन के पावर 4 हो जाएगा। इतना सॉल्व, के पावर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई के पावर 4 माइनस 1 बाई के पावर 4, के पावर 4 प्लस 1 बाई के पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी ए बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के पावर 8 माइनस 1 अपॉन के पावर 8। और अगर कहीं पे के पावर 8 प्लस 1 अपॉन के पावर 8 मिल जाता तो हमारा आंसर हो जाता के पावर 16 माइनस, लेकिन इसकी जगह पे ये दिया हुआ है यानी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती के पावर 16, यानी ये स्टेटमेंट गलत। तो बोथ वाला भी गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है डी, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर? तो भैया क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ऐसे प्रश्न करने में ज़्यादा दिमाग लगाओगे गलत कर दोगे, कम दिमाग लगाओगे सही हो जाएगा। तो कई बार कम दिमाग लगाना बेटर रहता है। दो सीरीज़ दी गई S1 और S2, उसमें पूछा गया कि कॉमन टर्म्स जो हैं उनका, यानी दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स हैं उनका क्या निकालना है आपको? उनका निकालना है योग यानी सम। अब सबसे पहले देखो सीरीज़ क्या है, एरिथमेटिकल सीरीज दोनों जगह है दिया गया यानी कि समांतर श्रेणी। देखो पहले में कॉमन डिफरेंस 7 है, दूसरे में कॉमन डिफरेंस 4 है। तो पहली सीरीज S1 लिखते हैं, 2 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, फिर ऐसे 23 आया होगा, साथ साथ जुड़ता चला जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, फिर 58 और ऐसे डॉट 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 कुछ हो जाएगा, यानी कि इधर 632 हो जाएगा और ऐसे, ठीक है। 632 कॉमन होगा नहीं होगा वो हम बात की बात है। फिर S2 में देखते हैं, S2 अगर लिखें तो जगह 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ,
ज़्यादा टर्म्स किस में होंगे, इसमें। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इसमें कॉमन डिफरेंस 4 4 का है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे। और देखो अगर कॉमन टर्म्स की बात करें तो पहला कॉमन टर्म कौन सा मिल रहा है, 23 इधर भी है और 23 इधर भी है, ठीक है। दूसरा कॉमन टर्म्स क्या मिल रहा है, टर्म क्या मिल रहा है, 51 इधर भी है, 51 इधर भी है, यानी 23 मिला, फिर उसके बाद 51 मिला और फिर आगे ऐसे मिलेगा। अब हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि लास्ट टर्म, देखो एक बात बताओ, 23 और 51, अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, अगला टर्म क्या मिलेगा, अगला टर्म भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। 58 में 7 जोड़ोगे 65, फिर 72, फिर 79, फिर 86, ठीक है, और फिर ऐसे 93, ऐसे डॉट 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 मिलेगा। और इसमें अगर हम लिखें तो 51 के बाद 55 आया होगा, 59 आया होगा, 63 आया होगा, 67 आया होगा, 71 आया होगा, 75 आया होगा, 79 आया होगा, ठीक है, डॉट 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 ऐसे मिला होगा, ठीक है। सॉरी अब एक बात बताओ, देखो 23 मिला, 51 मिला, फिर अगला कॉमन टर्म मिला 79, यानी जो आपको कॉमन टर्म्स भी मिल रहे हैं उसमें 28 का डिफरेंस है, यानी वो समांतर श्रेणी में मिल रहे हैं। तो कॉमन सीरीज जो बनेगी इन दोनों की वो मिलेगी 23, 51, 79 डॉट डॉट डॉट। अब आपको एक चीज़ समझना है कि कॉमन टर्म तो मिल गए 23, 51, 79, पहला टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, यानी डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी क्रमागत पदों का अंतर लोगे तो 28 आ रहा है, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अब पदों की संख्या कैसे निकलेगी वो टेक्निकल का। देखो सबसे ज़्यादा पद कौन सी सीरीज में होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा नीचे वाले में। तो हमें तो कॉमन टर्म निकालना है, यानी कि ये सीरीज जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो देखना है हमें कि 23, 51 और डॉट 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 वाली कौन, इसमें देखो 23 आया, 51 और 79, इसमें कहाँ तक जाएगा जब ये कॉमन टर्म्स मिलते जाएंगे। तो आप 632 से जस्ट पहले वाला इस सीरीज का कौन सा टर्म है वो निकाल लेंगे और उतने ही टर्म मिलेंगे कॉमन। समझ रहे हो, 23 आया, 51 है, 79, क्योंकि ये सीरीज पहले ही खत्म हो जाएगी। बोलो क्लियर है, क्योंकि ये 632 तक ही है। अब कॉमन टर्म निकालना, यानी इसमें भी होना चाहिए उसमें भी होना चाहिए। तो इसमें जब टर्म ही खत्म हो गया तो उसके आगे तो कोई टर्म कॉमन मिलेगा नहीं, यानी 632 से जस्ट पहले इस सीरीज का कौन सा टर्म है ये निकालना है। तो आपको क्या काम करना है, हम मान लेते हैं लास्ट टर्म 632 मान लेते हैं, क्या जाता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए, यानी कि 23 प्लस पदों की संख्या हमें नहीं पता n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 28, ये बराबर 632 ले लेते हैं। 632 23 में से घटेगा, यानी ये 609 दे देगा। 609 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 दूना 56, 4 49, 28 1 28, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग n-1 बराबर 21 पॉइंट समथिंग, तो n बराबर 22 पॉइंट समथिंग। ये जो 22 पॉइंट समथिंग है, समथिंग से हमें कोई मतलब नहीं, n बराबर जो 22 मिला है वो पदों की संख्या मिली है जो कॉमन आएंगे, यानी कि 22 टर्म इस सीरीज में होंगे जो दोनों सीरीज में कॉमन होंगे। अब हमारे पास है पहला टर्म, हमारे पास है कॉमन डिफरेंस, हमारे पास है पदों की संख्या। फटाफट करके आंसर निकाल दो और क्वेश्चन समझते हुए, समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार 10 सेकंड बैक चले जाना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न टेक्निकल था, इस वजह से टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि स्टार बैच आपको फिर से स्टार बैच के सिवा भी कुछ पढ़ना पड़े। तो सम कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला लिख लो, समांतर श्रेणी है तो n/2 इंटू 2a, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, लिख दो। n/2 यानी 11 इंटू 2a 46 प्लस n-1 21 इंटू डी 28। इसी को सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लो। 21 गुणे 28 करोगे, अब इसको 28 से कम 28 दूना 56, 588 हो गया। 588 में 6 जुड़ेगा 594, 10 604, 30 और 634 गुणे 11 लिखा हुआ, यानी 11 इंटू 634 लिखा हुआ। अब अगर ये नहीं कर पाए मेरे भाई तो आप समझ लो कि नाश है। 11 चौको 44, यूनिट डिजिट 4। बोलो क्लियर है, ये प्रश्न करवाना पड़ेगा नहीं, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़े से वर्ड्स क्लिष्ट हो सकते हैं तो उनका बुरा ना माने। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, दोनों सीरीज पहले लिखी, उनके कॉमन टर्म्स लिखे, कॉमन टर्म्स किस सीरीज के वो निकाला, फिर उसमें पदों की संख्या निकाली, उसके बाद आंसर। तो कितना बढ़िया प्रश्न था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न लेने का एक तरीका, मतलब एक तरीका नहीं, एक कारण ये है कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट फिर आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट फिर हैश लगाओ, लिखो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। अगर मैं कहूँ कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2। अगर मैं कहूं कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके लेस और ग्रेटर देन 3 फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर यानी कि उसके प्राइम नंबर ना, कोई नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं हो, कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है।
अब इस प्रश्न में पढ़ो, कहा गया लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स। अब ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि ऐसी संख्या बताओ जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हो, ठीक है। अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया कि केवल और केवल 3 फैक्टर। देखो अगर मैं कहूँ 12 कोई संख्या है, ठीक है, 1 से काटा तो ये 12 मिल गया, 2 से काटेंगे तो 6 मिलेगा, यानी जितने मतलब पेयर में हमेशा होते हैं फैक्टर। आपने कहा ये पेयर में होते हैं भैया, क्योंकि अगर 1 से काटोगे तो 12 मिलेगा, अब 3 कैसे मिलेगा। यानी कि आपसे अगर कहा गया कि कोई संख्या है, मान लो ऐसे कोई संख्या m दे दी गई, समझिएगा प्रश्न को, m कोई संख्या जिसको अगर 1 से काटेंगे तब तो m मिल जाएगा। अब कोई एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कॉमन हो। कॉमन कहने का मतलब कि उससे काटे तो वही आपका मिले, ताकि 3 ही फैक्टर हो, क्योंकि आपको पता है फैक्टर्स हमेशा 1 से काटोगे तो कुछ भागफल आएगा, तो 1 और m हो गया। अब हमें 3 फैक्टर चाहिए, यानी जो बीच वाला फैक्टर है, जब 1 से काटा तो m मिल गया, जब 12 को 1 से काटेंगे तो 12 फैक्टर मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6, 2 और 6 दोनों फैक्टर, 3 से काटेंगे 3 और 4, यानी पेयर में फैक्टर मिलता है। 3 फैक्टर का मतलब कि जो बीच वाला पहला तो 1 से काटा तो m मिल गया, यानी 2 तो खत्म हो गया। अब जो अगला फैक्टर होना चाहिए वो उससे काटने पे वही संख्या मिलनी चाहिए, तभी तो केवल एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे। यानी p कोई नंबर है जिससे m को काटा और p ही मिलता है, यानी m को हम लिख सकते, जैसे m कैन बी रिटन एज 2 फैक्टर का गुणा, यानी 1 इंटू m, तो ऐसे ही m कैन बी रिटन एज p इंटू p, यानी m इज इक्वल टू p स्क्वायर। यानी अगर कोई संख्या है जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं तो इट मस्ट बी स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। यानी इफ m इज एन इफ m इज अ कंपोजिट नंबर, m कोई समिश्र क्या बोले कंपोजिट नंबर, हिंदी में कंपोजिट देख लेना। अगर m कोई कंपोजिट नंबर है और इसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्ट 3 गुणनखंड हैं, तो ये संख्या हमेशा क्या होगी, किसी प्राइम नंबर का वर्ग होगी। यानी इफ m has exact 3 number of factors then it must be square of a prime number। ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। तो हैश लगा के कि अगर कोई संख्या है जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं तो वो कैसी होगी, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगी, यानी कि अभाज्य संख्या के वर्ग के फॉर्म में होगी। बोलो क्लियर है। तो m बराबर p स्क्वायर, यानी कि जो m है, जो हमारी संख्या है, जैसे कहा गया कि P Q R S be positive natural number having 3 exact factors including 1 and number itself। आपको P Q R S नेचुरल नंबर तो दी गई हैं, लेकिन क्या कहा गया, P Q R और S ये तीनों मतलब चारों के एग्जैक्ट 3 फैक्टर, यानी कि ये प्राइम नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। पहली चीज़, इनकी वैल्यू जो भी होगी वो एग्जैक्ट 3 फैक्टर रखने के लिए इसको प्राइम नंबर का वर्क करना पड़ेगा। Q इज ग्रेटर देन P, और दोनों 2 डिजिट की संख्या है। अब कोई प्राइम नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 2 डिजिट में जाए, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 49। 25 किसको लेंगे, इसको, 49 किसको लेंगे, इसको, सबसे छोटा वाला हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि 49 और आपका 121 भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे छोटी वाली वैल्यू ले रहे हैं। और Q को बड़ा रखना है तो Q को हमसे P से बड़ा रख दिया, और 2 डिजिट तीनों चीज़ें होंगी। P के 3 ही फैक्टर हैं, Q के भी 3 ही फैक्टर हैं, Q इज ग्रेटर देन P, बिल्कुल ये भी केस होल्ड हो गया, और बोथ आर 2 डिजिट नंबर, दोनों 2 डिजिट संख्याएं। अब R और S की वैल्यू क्या ले, R और S के भी 3 ही फैक्टर होने चाहिए। तो कोई ऐसी प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर करें, प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर करें वो बताओ, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 मिल जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। तो हमें 2 का और 3 का स्क्वायर करना है, लेकिन R इज ग्रेटर देन S, तो R की वैल्यू 9 ले लेते हैं और S की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक अंक की संख्या रखनी है और इसका एग्जैक्ट 3 फैक्टर हो, तो एग्जैक्ट 3 के लिए हमने प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास P Q R S की वैल्यू आ गई। अब P माइनस Q माइनस 1, P माइनस Q 25 माइनस 49 माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 बटे R माइनस S 5, माइनस 25 बटे 5 कितना हो गया भैया, माइनस 5। माइनस 5 कैन बी रिटन एज S माइनस 1, यानी कि माइनस S माइनस 1, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को ये इस वजह से मैंने ये ऐसे उठाया कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर भी हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन करवा दिया। तो कॉन्सेप्ट लिख लिया कि इफ़ अ नंबर हैज़ एग्जैक्ट 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर एग्जैक्ट 3 हो तो इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। ये ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। क्लियर है। अगला प्रश्न पढ़ो और इसको उत्तर करो, ठीक है। चलो बताओ 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 बताओ, अब बताओ, 1 मिनट।
चलो बताओ क्या कहा गया कि व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25, ठीक है, ये डिवाइड करते हैं एक नंबर x को, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 बट x इज डिविजिबल बाई 7। हमारा 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करने पे x शेषफल देते हैं। देखो कोई संख्या अगर 12, 16, 18, 20 और 25 तीनों मतलब पाँचों से डिवाइड करने पे x रिमाइंडर, तो ये संख्या कुछ 12, 16, 18, 20, 25 के एलसीएम प्लस x के फॉर्म की होगी, क्योंकि एलसीएम इससे कट जाएगा और 5 शेषफल बच जाया करेगा, ठीक। लेकिन सॉरी x नंबर ही है ना, x नंबर है, कोई x नंबर है जिसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो 4 शेषफल होता है, यानी कि जो x होगा वो इसके एलसीएम और प्लस 4 के फॉर्म की होगी, ठीक है। एलसीएम का कुछ गुणा भी हो सकता है, यानी कि 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम प्लस 4 के फॉर्म की x हो गई, ठीक है। अब कहा गया x इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि ये जो संख्या होनी चाहिए वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात। तो आपको बताना है कि x के 1000 के स्थान पे क्या अंक है, सिंपल सी बात। x लीस्ट नंबर है, यानी कि इस कुनबे की x सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 18, 20, 25 से कटने पे 4 शेषफल छोड़ती है और 7 से डिविजिबल भी। अब पहले 12, 16, 18, 20, 25 का निकाल लो एलसीएम। 12, 16 और 18 का 20, 25 का एलसीएम निकालने जाओगे, 12 लिखा, 16 लिखा, 18 लिखा, 20 लिखा और 25 लिखा, ठीक है। हम पहले काटेंगे 8 से या 16 से काट दो, तो इसका 2 वाला पार्ट निकल जाएगा, इसका भी निकल गया, इसका 9 आ गया, इसका 5 आ गया और इसका 25 आ गया। अब 25 और 9, 25 से ये पूरा गायब हो जाएगा और 9 से ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना है 16 गुणे 25 यानी कि 400, 400 गुणे 9 3600, यानी x की जो भी वैल्यू थी वो किस फॉर्म में आई, x का आया 3600। 3600 में कोई संख्या गुणा हो जाए और प्लस 4, क्योंकि 3600 पूरा पूरा कटेगा तो 3600 n भी पूरा पूरा कटेगा और 4 हमारा दे देगा एलसीएम, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया। अब इसको 7 से डिविजिबल भी बनाना है। देखो कोई संख्या जो 12, 16, 18, 20, 25 से कट रही है वो 3600 n के फॉर्म की होगी, 3600 इंटू n, n कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3600 कट रहा है 3600 n हमेशा कट जाएगा। और n इज नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर, प्लस 4 क्योंकि 4 से शेषफल छोड़ती है, सिंपल सी बात। अब इसको 7 से डिविजिबल बनाना है। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, 1 10, 7 × 7 3 30, 7 चौको 28, यानी कि 2n बच जाएगा इधर और 4। हम अगर 7 से डिविजिबल बनाना है तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड किया हमने जब, तो 7 × 5 = 35, 1 10 आया, 7 × 7 3 30, 7 चौको 28, यानी 2n यहाँ पे शेषफल बचा, बाकी पूरा पूरा कट गया और प्लस 4। अब अगर ये संख्या 2n + 4 7 से डिविजिबल हो जाए तब तो पूरी संख्या डिविजिबल है, क्योंकि 2n शेषफल आया था इधर और 4 इधर जुड़ गया, ये 4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4। अगर 2n + 4 को डिविजिबल बना पाए 7 से तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 6 कटेगा नहीं, n = 2 रखेंगे 8 कटेगा नहीं, n = 3 रखेंगे कटेगा नहीं, n = 4 रखेंगे कटेगा नहीं, n = 5 रखेंगे, 2 पंचे 10 और 4 14, यानी n की सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए 2n + 4 7 से डिविजिबल हो जाए 5 हो गया। बस आपकी संख्या आ गई, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई 5। तो 3600 n + 4 थी हमारी x की वैल्यू, 3600 n यानी 18000 और प्लस 4 18004, ये हमारी संख्या होगी। तो आपसे पूछा गया था 1000वें स्थान पे कौन सी वैल्यू आ रही है, बता दो फटाक से। 1000वें स्थान पे कौन सी वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत आई अब, बस खत्म हो गया, 8 आ गई 1000वें स्थान पे, क्लियर। देखो मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट करवाए थे रिमाइंडर थ्योरम में और हाई पावर कॉन्सेप्ट करवाए थे, तो ये कॉन्सेप्ट करवाया था। कहा गया सीजीएल का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट पता नहीं कौन से सेकंड शिफ्ट का है। 7 पावर 42 को अगर 48 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने कहा था 7 पावर 42, इसको डिवाइड करना है 48 से। अब 48 से 7 में डिवाइड करोगे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो 7 का कोई ऐसा पावर देखो जो 48 से डिवाइड करने पे बहुत छोटी सी संख्या, यानी 1 की कोशिश में लगो। तो 7 में डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 में डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, हमारा काम हो गया। 49 तक पहुँचो, इसको 7 के पावर 42 को 7 के पावर 2 के पावर 21 लिख सकते हैं, यानी 49 के पावर 21, यानी इट इज़ रिटन 49 पावर 21, और इसको डिवाइड करना 48 से। 48 से 49 डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 1 के पावर 21, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना हो गया 1 हो गया। बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हमेशा रिमाइंडर 1 के फॉर्म में मिले। बोलो क्लियर है, एकदम सुंदर। चलो श्याम सुंदर भाई, बढ़िया सुंदर। इस प्रश्न को करो, और बहुत सुंदर सा बहुत शांत सा प्रश्न है। कहा गया कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या m है, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है,
कहा गया स्क्वायर अगर डिवाइड करें 7 से तो क्या बचेगा। हमने क्या कहा था कल, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर 7 से m को डिवाइड किया गया और रिमाइंडर 4 आया तो m स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप कहते हैं कि 4 का स्क्वायर कर लो, रिमाइंडर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14 और 2 16 बन जाएगा। क्या मिला शेषफल। मैंने क्या बताया था क्यों करते हैं ये सब भैया आपको बता चुका हूँ, अब बार बार वही नहीं बताऊंगा, ठीक है। कल मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर को स्क्वायर क्यों होता है, अगर आपने कहा m को डिवाइड करा 7 से, रिमाइंडर 4 आया तो m स्क्वायर डिवाइड करोगे तो आपको क्या काम करना है, रिमाइंडर का भी स्क्वायर करने लेना है, 4 का स्क्वायर 16, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 4 14 2 16, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है। चलो बहुत सुंदर। ऐसा ही प्रश्न एक CHSL में भी आया था। CHSL में आया था कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 छोड़ता है, तो अगर हम m स्क्वायर को डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये CHSL का प्रश्न था, ठीक है। अगर कहा गया था, ये CGL में तो 4 आया था, यहाँ पे CHSL में 6 कर दिया। प्रश्न तो इनसे बनते नहीं। इस प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया अगर 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 XY कोई 8 अंकों की संख्या है जो डिविजिबल है 8 से, तो टोटल पेयर्स ऑफ x एंड y क्या हो सकते हैं। देखो अगर लास्ट 3 डिजिट कट रहा है ना, 6xy, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। अब आपको पता चल गया कि भैया देखो 600 तो कट रहा है, यानी ये लिखा हुआ है 600 प्लस x प्लस वाई, 600 प्लस XY, यही तो लिखा हुआ है। अरे 600 प्लस XY यानी 6XY हो जाएगा संख्या। अब अगर ये संख्या लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या कट रही है, यानी कि 6XY कट रही है, 6XY कट रही है यानी कि 600 प्लस XY कटेगी, 600 पूरा 8 से कट रहा है, यानी XY जो बनने वाली संख्या है वो भी अगर कट गई किससे, 8 से, तो अपने आप ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। अब आप बताओ 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या जो 8 से कट रही, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। आपने कहा पहली तो हो जाएगी 8, दूसरी हो जाएगी 16, तीसरी हो जाएगी 24, चौथी हो जाएगी 32, पाँचवीं हो जाएगी 40, फिर हो जाएगी 48, फिर हो जाएगी 56, फिर हो जाएगी 64, फिर हो जाएगी 72, 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, फिर हो जाएगी 80, फिर हो जाएगी 88, फिर हो जाएगी 96। और कोई संख्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यानी कि x और y की, ये x की वैल्यू होल्ड करेगा, ये y की वैल्यू होल्ड करेगा। तो कितने पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 12, कितने पेयर पॉसिबल है, 12 पेयर पॉसिबल। लेकिन आपने देखा कि अगर x और y की वैल्यू 0 0 भी हो जाए तो भी कटेगा, यानी 12 1 13 पेयर पॉसिबल, क्योंकि 600 जो हमने लिया, अगर x y 0 0 हो जाए तो भी 6xy की वैल्यू 600 होगी तो भी कटेगी, यानी 12 पेयर ये और xy की एक वैल्यू 0 0 भी होगी, यानी टोटल कितने पेयर पॉसिबल है बताइएगा। टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं, टोटल 13 पेयर पॉसिबल हैं, जिसके लिए 1 2 3 4 5 6 XY जो होगा वो किससे कटेगा अपना, वो कटेगा अपना 8 से। क्लियर। देखो ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। कहा गया वॉन्ट डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट रिमाइंडर 17, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। देखो 363, मान लो कोई नंबर n थी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि एसएससी के दामाद ने ये प्रश्न बनाया है। n कोई नंबर है जिसको 363 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 17 आया, ठीक है। अब हम इस संख्या को कहा गया डिवाइड करते हैं 11 से, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। देखो 363 से जो संख्या कटती है वो 11 से भी कटेगी, क्योंकि 11 इसका एक फैक्टर है। देखो 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा 33, फिर 3 3 33, 11 3 जा, यानी जो संख्या 363 से कटेगी वो तो कट जाएगी अपने आप 11 से। यानी ये वाला जो था n वाला, n को अगर 363 से डिवाइड करा, समझिएगा ये संख्या हमारी किस फॉर्म की हो जाएगी, 363 x प्लस 17 के फॉर्म की हो जाएगी। अगर किसी संख्या को 363 से डिवाइड करने पे 17 रिमाइंडर आता है, यानी दैट नंबर विल बी इन फॉर्म ऑफ 363 x प्लस 17। सिंपल सी बात है। अब हमें इसको 11 से डिवाइड करना, तो 11 से ये भी डिवाइड होगा, 11 से ये भी डिवाइड होगा, ये क्या है रिमाइंडर। तो अगर 363x कट रहा है तो ये तो कोई रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं, यानी ये तो खत्म हो जाएगा। यानी हमें सीधे रिमाइंडर में डिवाइड कर लेना, यानी जब हम क्वेश्चन एग्जाम में करने जाएंगे तो हमें 363 से कोई मतलब नहीं है। हमने पहले चेक कर लेना कि 11 से क्या 363 कट रहा है, अगर कट रहा है बस ये खत्म। फिर हम क्या काम करेंगे, रिमाइंडर में 11 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर में 11 से डिवाइड करने का मतलब 11 से 17 में डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर
6 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 6 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? 6। आपको क्या काम करना है? 363 से डिवाइड करने पे 17 रिमाइंडर, यानी कि नंबर्स विल बी इन फॉर्म ऑफ 363x प्लस 17। अच्छा, अब हमें क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। अब वी नो दैट 363x डज नॉट प्ले एनी रोल इन गिविंग अस द रिमाइंडर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। 363x का कोई रोल है नहीं, क्योंकि वो पूरा पूरा कट जाए। बच कौन रहा है? रोल कौन है? किसका है? 17 का। 17 इज डिवाइडेड बाई 11 एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6। तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट्स इट। देखो अगला प्रश्न सुंदर सा है, ठीक है। कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 49, 147 एंड 322 टू लीव द रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो 49, 147 और 322 को डिवाइड। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एक बात बताओ, मान लो 49 को डिवाइड करने पे x रिमाइंडर छोड़ता है, तो कहा गया 147 को भी डिवाइड करने पे x रिमाइंडर छोड़ेगा और 322 को भी डिवाइड करने पे भी x रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो वो संख्या m हो, सिंपल सी बात है। m अगर कोई संख्या हो, एक मिनट, m कोई संख्या हो, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे मैं ये बवाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई संख्या m हो जिससे 49 को डिवाइड करने पे x रिमाइंडर मिलता है, तो 49 को हम लिख सकते हैं m इंटू कोई भागफल होगा q1 और प्लस शेषफल, यानी कि इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली 147 को भी m से डिवाइड किया जाता है तो x रिमाइंडर मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं m इंटू भागफल, मान लो q2 आया हो तो m इंटू q2 प्लस x 147 हो जाए। ऐसे m से 322 को डिवाइड किया तो मान लो रिमाइंडर 3 आया, क्वेश्चन q3 आया और रिमाइंडर फिर भी x है, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे जो कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। m q1 डिविजिबल पार्ट है, x नॉन डिविजिबल पार्ट है, यानी रिमाइंडर छोड़ने वाला। अगर मैं इन दोनों को घटाऊँ तो हमारा क्या आ जाएगा? m कॉमन आ जाएगा, m इंटू q2 माइनस q1, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड करूँ तो m इंटू डिवाइड ना करूँ, घटाऊँ तो m इंटू q3 माइनस q2। यहाँ पे q1 q2 क्या है? क्वेश्चन है, यानी कि नेचुरल नंबर ही होंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर हमने इनको घटाया तो हम क्या पा रहे हैं कि जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है दो संख्याओं का, यानी इसका अंतर, इसका अंतर है जो है वो m से डिविजिबल है। या हम कह सकते हैं मेरे भाई कि m जो है इन दोनों जो संख्या जिससे हमने डिवाइड किया था वो जो डिफरेंस है उसका HCF है। हमने कहा कि 49 को मान लो m कोई संख्या जिससे डिवाइड करने पे x रिमाइंडर आता है, ठीक है। ऐसे 147 को भी m से डिवाइड करने पे x रिमाइंडर आता है और 322 को, तो 322, 147, 49 को हमने लिख लिया mq1 प्लस x, mq2 प्लस x, mq3 प्लस x। फिर हमने घटाया तो इन दोनों को घटाया तो mq2 माइनस q1 है, इनको घटाया mq3 माइनस q2 है। जो डिफरेंस आ रहा है उसमें आपने देखा कि दोनों का जो HCF बन रहा है वो m बन रहा है। HCF है क्या बन रहा है? ये दोनों संख्याएं जो डिफरेंस आ रहा है वो किससे डिविजिबल है? m से। जो दोनों डिफरेंस आया वो किससे डिविजिबल है? m से। या हम कह सकते हैं m इनका HCF है, यानी m अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो आप कह देंगे m और q2 माइनस q1, q3 माइनस q1 में, यानी आपको क्या काम करना है कि m मान लो q2 माइनस q1 और q3 माइनस q2 ये दोनों को प्राइम नंबर मिल जाए। समझिए, q2 माइनस q1 और q3 माइनस q2 अगर को प्राइम नंबर होती तो इनका HCF कितना हो जाता? डिफरेंस का m हो जाता, यानी m वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती जो m वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती जो इसको 49, 147 और 322 को डिवाइड करने पे हर केस में x रिमाइंडर छोड़ती। क्लियर हो गया? या फिर ऐसे समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भैया mq2 माइनस q1, mq3 माइनस q2, हमें सबसे बड़ी संख्या तक पहुँचना है। हमें पता है कि m तो आ ही गया, अगर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर x मतलब m मान लो कोई कॉमन फैक्टर a मिल जाए, q2 माइनस q1 और q3 माइनस q2 का कॉमन फैक्टर a मिल जाए, तो ma वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 49, 147 और 322 को डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर x छोड़ेगी। तो आपको m कैसे मिला? आपने कहा कि इनका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लिया, देखो mq2 माइनस q1 और mq3 माइनस q2, और डिफरेंस लेने के बाद उनका HCF ले लो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पे 49, 147, 322 को डिवाइड करने पे प्रत्येक केस में x रिमाइंडर छोड़ेगी। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट होता है। अब एग्जाम में क्या करना है? आपको 147 और 49 का डिफरेंस लेना है, 98 हो गया। 322, 147 का डिफरेंस लेना है तो कितना हो जाएगा? वो 175 हो गया। 98, 175 का HCF ले लेना है। 98, 175, 7 से काटा 14, 7 से काटा 25, 14, 25 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, यानी आपका HCF हो गया 7। तो 7 सबसे बड़ी संख्या जिसको 49, अच्छा
अच्छा ठीक है, तो 7 सबसे बड़ी संख्या है जिसको 49, हमने सही लिया है प्रश्न को, हाँ 49, 147 और 322 को डिवाइड करने पे सेम केस, प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, और रिमाइंडर क्या छोड़ता है? 0। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 6। प्रश्न अच्छा है। ठीक है, हमसे कहा गया n को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 मिलता है, तो कितना मिलता है? 3 मिलता है। अब हमें डिवाइड करना है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? प्रत्येक को अलग अलग 6 से डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? प्लस का 2। अगर n 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देता है, 5n 15, 15 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे यानी 6 दूनी 12 प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ आएगा। और अगर हम बात करें n अगर 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ता है तो n स्क्वायर यानी ये 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, और बीच में कौन कौन सा साइन लगा है? प्लस का। तो 3 3 6 2 8। अब 8 को 6 से डिवाइड कर लो यानी रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्लियर हो गया? हमने क्या कहा, हमारी लगा दी कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। देखो n स्क्वायर 5n और 8 को डिवाइड करना था, n स्क्वायर 5n और 8 को डिवाइड करना था। आपने कहा n स्क्वायर 5n और 8 को अगर डिवाइड करना तो n स्क्वायर को अलग डिवाइड कर लेंगे, फिर 5n को डिवाइड कर लेंगे 8 को डिवाइड किया प्लस का 2 मिला। अगर n को डिवाइड करने पर 6 मिलता है तो 5n यानी 5 या 15 मिलेगा, 15 तो 6 से बड़ा है तो 6 से रिमाइंडर में डिवाइड करेंगे यानी 6 दूनी 12। अब जो बचा 3 रिमाइंडर है। फिर ऐसे अगर n को 6 से डिवाइड करने पे 3 से पलाते तो n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 से बड़ा तो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, 3 रिमाइंडर। तीनों केस में 3 3 6 2 8, बीच में चूंकि प्लस का साइन था तो जुड़ गया 3 3 6 2 8, 8 आया रिमाइंडर। क्या 6 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, तो 6 से डिवाइड कर तो जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, नहीं तो। क्लियर हो गया? देखिएगा इस प्रश्न में क्या कहा गया, आपको कहा गया कि कौन से इंटीजर से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो, अगर हर जगह सॉल्व करें तो ये 9 के पावर में क्या लिखा हुआ है? 9 के पावर नहीं, अब 3 के पावर में तोड़ लो। 3 के पावर ये 50 लिखा हुआ है, या 3 स्क्वायर के पावर 26 यानी 3 के पावर 52 लिखा हुआ है, या 3 क्यूब का पावर 18 यानी 3 के पावर 54 लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर के पावर 28 यानी 3 के पावर 56 लिखा हुआ है, और ऐसे 3 के पावर 58 लिखा हुआ है। 3 कॉमन ले लो, 3 के पावर 50, यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 0, यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर बचेगा 4, यहाँ पे 3 के पावर बचेगा 6, यहाँ पे 3 के पावर बचेगा 8। जोड़ दो, 1 9 10 1 11 9 20 1 21 के 1 हासिल आएगी 2, 2 6 8 2 10 8 18 के 8 हासिल आएगी 1, 5 1 6 7 13 के 3 हासिल आएगी 6 1 7, और गुणे 3 के पावर 50। अब काट के देखो, क्या 11 से कट रहा है? 11 छक्का 66, 7 78, 11 से 77 1 11, बिल्कुल 11 से कट रहा है, बाकी कोई से नहीं कटेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 11 से ये कट रहा है। ठीक है, हमने क्या काम किया? 3 के पावर 50 कॉमन लिया, दैट्स इट। सिंपल सा प्रश्न है, कहा गया k कोई संख्या है जिसको 3 के पावर a से डिवाइड किया जाता है और ये डिविजिबल है, तो कहा गया मैक्सिमम वैल्यू a की क्या होगी, यानी कि इसमें कितनी बार 3 आता है ये निकालना। 42 कैन बी रिटर्न एज, 42 में 1 3 मिलेगा, 54 में 2 3 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। ठीक है, 54 में 3 बार 3, क्योंकि 27 गुणे 2 लिख ले, और 135 में 3 बार मिलेगा, 27 पंचे 135 यानी 3 के पावर 3। ये टोटल कितना है? 3 के पावर 7, यानी कि 3 के पावर 7 ही अगर इसमें है तो a की अगर 3 के पावर 7 से डिविजिबल है मैक्सिमम, और ये कह रहा है 3 के पावर a से डिविजिबल है, जहाँ पे a की मैक्सिमम वैल्यू, तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि 3 के कितनी पावर आ रहे हैं? 3 का सिंपल सी बात है, 3 के पावर 7 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 के पावर 7 मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। एक संख्या है जिसको 221 से डिवाइड करना 30 से स्पेल बचता है, 13 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचे? मैंने क्या कहा, आप एक बार चेक किया करो कि क्या 13 से 221 कट रहा है। 13 का नंबर 13, 9 91 17, बिल्कुल कट गया 13 से। अब फिर क्या करेंगे? सेस्पल को डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये होमवर्क है, आंसर बताओ, सारे लोग बताएंगे।
देखो ऐसे प्रश्न भी करने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। कहा गया एक डिवीजन है जिसमें डिवाइजर जो है वो 10 गुना है कोसेंट का। डिवाइजर मतलब भाजक होता है, यानी भाजक जो है वो 10 गुना है भागफल का, ठीक है। एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, 4 टाइम्स द रिमाइंडर का। कहा गया व्हाट इज डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 45। डिविडेंड क्या है, यानी कि भाज्य क्या है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, जब आपको क्या निकालना है, डिविडेंड मतलब भाज्य, लाभांश नहीं, डिविडेंड मतलब, डिविडेंड मतलब होता है कि जिसको भाग किया गया। देखो डिवाइजर मतलब होता है आपका भाजक जिससे भाग किया जाता है, क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, और डिविडेंड मतलब होता है भाज्य जिसको भाग किया गया, ठीक है। आपको दिया गया शेषफल 45 है, तो यानी कि ये बराबर सबकी वैल्यू 180 हो गई, यानी 10 क्यू बराबर 180, क्वोशिएंट हो गया 18 और डिवाइडर हो गया 180। यानी किसी संख्या को 180 से भाग करने पे 18 भागफल और 45 शेषफल आता है, तो संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे अगर आपको जो नंबर होती है, नंबर या डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर यानी कि 180 इंटू क्वोशिएंट यानी कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 180 इंटू 18 प्लस 45। तो ये हो गया 3240 और प्लस 45, 3285 आपका आंसर हो गया। क्या कहा गया, 7 को ऐड किया जाता है एक सर्टेन नंबर में और सम इज मल्टीप्लाइड बाई 5। कोई संख्या थी जिसमें 7 को ऐड किया गया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। प्रोडक्ट को फिर 3 से डिवाइड किया जाता है और इसमें से 4 घटाया जाता है, क्वोशिएंट में से 4। अगर ये 16 है तो ओरिजिनल नंबर बताने। बताओ, ये तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। 16 4 20, 3 60, 5 से कटेगा 12, x + 7 बराबर 12, तो x बराबर 5। अब इसमें तो मैं क्यों ही टाइम लगाऊं, बोलो, ऐसे करना होता है इस एग्जाम में। चलो ये प्रश्न बताओ, ठीक है, बताओ फटाफट। कहा गया 7 डिजिट संख्या 75 से डिविजिबल है। 75 से डिविजिबल के लिए 25 से डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या जो होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट से, वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। पी कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि पी आपका हमेशा क्या होगा, पी अगर कंपोजिट नंबर नहीं है यानी कि पी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। पी कंपोजिट नहीं यानी कि पी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे पी तो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब कहेंगे देन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले आप कहेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है और 25 से डिविजिबल है, दोनों लिख दो। 25 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आपने कहा एक बात बताओ, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सम ऑफ डिजिट्स, पहले संख्या लिख लो 6 7 8 P37Q। ये संख्या 3 से कब कटेगी, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटेगा, 6 कट गया, 3 कट गया, 7 8 15 कट गया, यानी 7 में 1 बचेगा, यानी 1 + P + Q जो है वो कटना चाहिए 3 से। 3 हो, 6 हो, 9 हो, 15 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकता है, 18 नहीं हो सकता। 18 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी और क्यू, पी की मैक्सिमम वैल्यू हम 7 ले सकते हैं और क्यू की भी, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। 7 7 15 से ज़्यादा नहीं होगा, 14 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझो। अब आप सबसे पहले देखो कि P + Q + 1 3 से कहाँ कट रहा है। अगर इसको कर देंगे तो 5 5 10 1 11 नहीं कटेगा। अगर यहाँ कर देंगे 3 0 और 1 3 1 4 नहीं कटेगा। अगर यहाँ कर देंगे 2 5 7 1 8 नहीं कटेगा। यही एक ऑप्शन है जो कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया P = 3 Q = 5। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, मान लो ऑप्शन में 2 दिए होते, तो अब आप आते लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 7Q। Q के या तो 0 लिखेंगे, सॉरी, अगर 7 के साथ कोई संख्या लिखने पर 25 से कट रही है तो Q बराबर अपने आप 5 हो गया। अब Q बराबर 5 हो गया। P + Q की कौन कौन सी वैल्यू थी, P + Q की 2 थी, 5 थी, 8 थी और 11 थी, और एक होती 14 होती, ठीक है। अगर Q बराबर 5 हो गया तो P + Q 2 नहीं हो सकता, P + Q 5 नहीं हो सकता। P + Q बराबर क्या पॉसिबल था, 8, तो P + Q = 8, Q = 5, तो P = 3 हो जाता। अगर P + Q = 11 लेते, Q = 5 था, तो P = 6 भी नहीं पॉसिबल था। P + Q = 14 लेते, Q = 5 था, P = 9 भी नहीं पॉसिबल। तो P + Q की एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, काम खत्म। प्रश्न देखिएगा, कहा गया 19 के पावर 19 + 20 को डिवाइड किया जाता है 18 से। समझिएगा, 19 × 19
प्लस 20 को डिवाइड करना है 18 से। तो अलग अलग, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं अलग अलग डिवाइड कर लो, इसको भी 18 से डिवाइड कर लो, इसको भी 18 से डिवाइड कर लो। व्हेन वी डिवाइड 19 पावर 19 बाई 18 यू विल गेट रिमाइंडर 1, 1 के पावर 19 यानी कि 1, प्लस 18 से 20 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 यानी 1 प्लस 2, यानी आपको ओवरऑल रिमाइंडर मिलेगा 3। दैट्स इट, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद होमवर्क देता हूँ आपको। देखो, कहा गया लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 35,400 सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 7। ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है। 3, 4, 5, 7 से हमें डिविजिबल बनाना है, लीस्ट नंबर क्या जोड़ी जाए ताकि ये डिविजिबल हो जाए, ये पूछा गया। ठीक है ठीक है, चलो बताओ। देखो, हमें सबसे पहले 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। 3, 4, 5 का एलसीएम तो हो गया 60 क्योंकि को प्राइम नंबर। अगर तो 3, 4, 5, 7 का पूछे, सारी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मैंने आपको बताया कि अगर ए बी सी डी को प्राइम नंबर हो तो इनका जो एलसीएम होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। ये 3 चौको 12 पंचे 60 सत्ते 420। अब अगर कोई संख्या इससे कट रही है तो ये 420 एक्स के फॉर्म की होगी। अब हमें 420 से इसमें डिवाइड कर लेना है। 35 460 में 420 से डिवाइड करते हैं। पहले तो 8 बार जाएगा, 3360 मिलेगा, फिर ये 86 मिल जाएगा, 186, ये 0 जाएगा, 4 बार फिर जाएगा, 1680 मिल जाएगा, यानी आपका बचा 180। अब 180 में क्या जोड़ें ताकि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ना बच के पूरा पूरा 420 एक बार यहाँ 85 हो जाए, है ना। हम क्या काम करें, अब 420 में क्या जोड़ें ताकि 180 में क्या जोड़ें ताकि ये 420 हो जाए, 420 हो जाता है तो पूरा पूरा बढ़े। इस संख्या को 180 से 420 पहुंचाना है, 180 से 420 बढ़ा के पहुंचाना है। कितना जोड़ना पड़ेगा, 240, यानी 240 और जोड़ देंगे तो आपकी पूरी संख्या कट जाएगी। आपको मैंने बताया था कि 6 डिजिट नंबर है। देखो, अगर कोई 6 अंकों की संख्या है उसमें 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके, कल भी करवाया था प्रश्न, XYZ XYZ, प्लेस वैल्यू पता है ना, स्थानीय मान Z और 1000Z यानी कि 1001 Z हो जाएगा। 10Y और 10,000Y यानी कि 10,010Y हो जाएगा। और ऐसे 1,00,000 और 100X कितना हो जाएगा, 1,00,100X हो जाएगा। अगर इन तीनों मतलब संख्याओं का हमने प्लेस वैल्यू रख के निकाला तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 1001 कॉमन आ रहा है, यानी 1000X प्लस 10Y प्लस Z मिलेगा। यानी आपका जो संख्या मिलेगी ये ऐसी संख्या मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर किन्हीं 3 संख्याओं को 2 बार रिपीट कर देते हैं किसी 6 अंकों की संख्या में, किसी 6 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्याएं लगातार रिपीट करके रखी जाएं तो वो संख्या किससे कट रही है, 1001 से। कल कॉन्सेप्ट भी करवाया था, क्लियर है। देखो, ऐसा प्रश्न कैसे करते हैं, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ समझिए बात को। कहा गया अगर m के पावर 12 -1 को m+1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम m+1 से डिवाइड करते हैं यानी कि हम m+1 बराबर 0 रख के इसमें चेक करेंगे, यानी m+1 अगर हमें कहीं कहा जाए कि m+1 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा तो आप क्या काम किया करो, m+1 बराबर 0 रखा करो, यानी m बराबर -1 रख दो और जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर हो जाएगी। m बराबर -1 रखोगे तो -1 पावर 1 -1, मान लो यहाँ पे होता है 1/m के पावर 12 -1, ठीक है, तब ऐसा होता है। लेकिन मतलब मान लो यही था तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने 0 निकाल लिया। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ और बताई है कि अगर m के पावर, या ऐसे देखो, x के पावर m माइनस a के पावर m हो, x के पावर m माइनस a के पावर m हो, x के पावर m माइनस a के पावर m हो, तो वो x प्लस a से डिविजिबल होगा। x पावर m माइनस a पावर m हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा। m क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी x पावर m माइनस a पावर m ऑलवेज डिविजिबल होगा x प्लस a से अगर m सम है। यहाँ पे क्या है, m पावर 12 माइनस 1 पावर 12, 12 क्या है सम, तो ये किससे डिविजिबल होगा, m+1 से। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 0। अच्छा एक बात बताओ, x पावर m माइनस a पावर m x माइनस a से कब डिविजिबल होगा। हमेशा समझिएगा कि अगर x के पावर m माइनस a के पावर m है तो वो हमेशा x माइनस a से डिविजिबल होगा। m चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, बस नेचुरल नंबर होना चाहिए। x माइनस a से x पावर m माइनस a पावर m हमेशा डिविजिबल होगा, ध्यान रखिएगा।
लेकिन x प्लस ए से कब डिविजिबल होगा, जब m की वैल्यू इवन होगी, दैट्स इट। क्लियर हो गया। ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमने 25 प्रश्न उसमें कर लिए हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 40 इज योर होमवर्क, और इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी स्टार बैच की तीसरी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम एंड जय